everyone, I Kanika Bhardwaj welcome you all in the DK classes. So guys, we have completed our one topic, that is five kingdom classification. Now our today's topic is taxonomy. So this topic is very easy. If you listen carefully, you'll find this topic very easy. Okay, in fact ये topic इतना interesting है, साथ ही साथ काफ़ी सिंपल भी है. वाई सिंपल है बिकॉज, और क्यों हमें ये टॉपिक पढ़ना है, वी विल स्टडी दिस टॉपिक बिकॉज इसको पढ़ने से अपने को पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को हम क्लासीफाई क्यों करते हैं. ये जितने भी हम फाइलम्स पढ़ते हैं, किंगडम पढ़ते हैं, क्लासेस पढ़ते हैं, वाई वी स्टडी दिस फाइलम किंगडम क्लासेस. जो हेरार्कियल कैटेगरी थी जिसमें 7 टेक्सा आते थे विच वॉज गिवन बाय दी कैरोलस लिनियस, वो उन्होंने क्यों दिया, किस बेसिस पे दिया, किस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एंड वाई इट इज़ नेसेसरी. अगर हम ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें, सिंपली ठीक है लायन है तो लायन के बारे में पढ़ लिया, लायन क्या खाता है, क्या कहाँ रहता है, टाइगर है तो टाइगर के बारे में पढ़ लिया. अगर हम उनके फाइलम किंगडम नहीं पढ़ेंगे या अगर हमें नहीं पता होंगे उनके फाइलम और किंगडम के बारे में, तो क्या ड्रॉबैक हो सकता है all over the world. Okay, so these all things we'll discuss today. So our today's topic is taxonomy, and guys it is a very interesting topic. So this is your lecture number 8 of paper first. Now coming to our topic, so what is taxonomy? Taxonomy is a science where the organism is named, described and classified. हर एक चीज़ को अगर आप इस लेक्चर में ध्यान से सुनोगे, then only you will be able to understand the thing. Taxonomy का मतलब है कि कोई, ये एक तरीके की साइंस है, ठीक है. टेक्सोनॉमी एक तरीके की साइंस है जिसके अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म को हमको नेम देना है, उसको एक नाम देना है. नाम हम कैसे देंगे? ऑन द बेसिस ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है. तो हमें नाम देना है, डिस्क्राइब करना है. डिस्क्राइब यानी उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है कि वो किस जगह पे रहता है, क्या उसकी लाइफ स्पेन है, क्या वो खाता है, वो चलता है या नहीं चलता है, वो एक जगह पे स्टेशनरी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें. वो पैरासिटिक नेचर का है कि फ्री लिविंग नेचर का है, अगर हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो वो हमें कोई डिजीज़ तो कॉज नहीं कर रहा. तो ये सारे कैरेक्टर्स एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, हर तरीके के कैरेक्टर्स हम देखते हैं. बट टेक्सोनॉमी के अंदर तो आप सिर्फ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स ही देखते हो जो आपको दिख रहे हैं. ओके, बाहरी कैरेक्टर जिसे अपन कहते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टर, ओनली वही कैरेक्टर्स अपन देखते हैं, उसी के बेसिस पे अपन ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर देते हैं. नेक्स्ट आता है क्लासिफाइड, यानी आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. बट अब यहीं पे क्या हो गया था, गलती हो गई थी, क्योंकि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे जब हमने डिवाइड करा, जब साइंटिस्ट ने, जूलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करा, तो बहुत ज़्यादा हॉच पॉच हो गया था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गए थे. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई दो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके एक्सटर्नल क्रिएचर्स, उनके एक्सटर्नल फीचर्स जो है वो सेम है, तो हम उनको अलग अलग ग्रुप में नहीं रख सकते, सेम ग्रुप में रखना पड़ेगा. बट उनका खान पान, उनका जितना भी लिविंग का और जो हैबिटाट है उनका, वो थोड़ा सा डिफरेंट है. तो इसीलिए फिर क्या करा गया, एक सिस्टमैटिक्स आया, एक अनदर नेम आया टेक्सोनॉमी के बाद, दैट वाज द सिस्टमैटिक्स. और वो सिस्टमैटिक्स नेम कहाँ से आया? फ्रॉम दी कैरोलस लिनियस बुक दैट वॉज सिस्टमा नेचुरे. अभी अपन आगे पढ़ेंगे इसमें. उस सिस्टमा नेचुरे बुक में से वो नाम उठ के आया, दैट वॉज द सिस्टमैटिक्स. और उस सिस्टमैटिक्स के थ्रू किसकी स्टडी की गई? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की स्टडी की गई अमंग द स्पीशीज़. किन्हीं दो स्पीशीज़ जैसे जिनका ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर अगर सेम आ रहा है तो उनके बीच के इवोल्यूशनरी रिलेशन को जाना गया, और जब इवोल्यूशनरी रिलेशन को जाना गया तो उसके बेसिस पे फिर उनका क्लासिफिकेशन हुआ. ओके, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि टेक्सोनॉमी क्या है. नाउ इट वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय दी A.P.D. कैंडॉल. A.P.D. कैंडॉल थे इन 1813. उन्होंने फर्स्टली इसको
प्रपोज करा था. ही वॉज द वन हु फर्स्ट गिवन द नेम ऑफ द टेक्सोनॉमी. कि टेक्सोनॉमी भी एक चीज़ हो सकती है, टेक्सोनॉमी भी एक तरीके की साइंस है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को नाम दे सकते हैं, उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको क्लासीफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टेक्सोनॉमी वर्ड जो है दैट इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, एंड दैट इज 2 ग्रीक वर्ड से ये डिराइव हुआ है. वन इज टेक्सिस एंड अनदर वन इज नोमोस. टेक्सिस मीन्स अरेंज और नोमोस का मतलब है लॉ, यानी कि किसी भी तरीके का जो लॉ है वो अरेंज्ड वे में होना चाहिए. तो यहाँ पर हमारा लॉ क्या है, अगर हम देखें तो हमारा मोटिव क्या है. यहाँ पर मोटिव ये है कि हमें एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना है. और हमें क्लासीफाई क्यों करना है, क्लासीफाई इसलिए करना है ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम उसको कहीं भी अगर हम देखें तो ईजिली हम उसको आइडेंटिफाई कर लें कि येस ये एक पैंथरा लियो है, येस दिस इज अ पैंथरा टाइग्रिस और दिस इज़ अ फेरिटीमा पोस्थ्यूमा. तो इसीलिए हमको उसको क्या करना है, क्लासीफाई करना है. और क्लासिफिकेशन हो रहा है, इट मीन्स आप उसको यू आर अरेंजिंग द स्पीशीज इन अ प्रॉपर मैनर. तो इसीलिए दिस टेक्सिस एंड नोमोस वर्ड मीन्स व्हाट, अरेंज्ड एंड लॉ. नाउ इसके अंदर टेक्सोनॉमी के अंदर एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं. सबसे पहले हम एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को लेते हैं, यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं. देन हम उन एक्सटर्नल कैरेक्टर को एक जगह कैटेगराइज करते हैं और कैटेगराइज करने के बाद हम उनको क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. ये चीज़ तो टेक्सोनॉमी में हुई थी. नेक्स्ट इज टैक्सन इज अ यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी. अब आप आगे अभी अपन चलेंगे तो अपन पढ़ेंगे टेक्सा, टेक्सॉन, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे. तो जो टेक्सॉन होता है दैट इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ टेक्सोनॉमी. अगर अपन टेक्सा की बात करते हैं तो टेक्सा इज अ टाइप ऑफ स्मॉल ग्रुप, या फिर यू कैन ऑल्सो से इट इज़ अ टाइप, इट इज़ अ स्पीशीज़. एक स्पीशीज़ है जिसको टेक्सोनॉमिकली हमने क्लासीफाई कर रखा है, इसलिए उसको एक क्या नाम दे दिया, टेक्सा नाम दे दिया. Then the father of taxonomy was Carolus Linnaeus. Now coming on to the level of the taxonomy. Taxonomy के different levels होते हैं, क्योंकि हमें taxonomy एक साइंस है जिसके अंदर हमें इतना सारा काम करना है कि हमें ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नल फीचर्स भी देखना है, उसको नाम भी देना है, उसको देन क्लासीफाई भी करना है. तो इसीलिए इसके एक अलग अलग लेवल्स रख दिए गए. एंड व्हाट आर द नेम ऑफ दोज लेवल्स. फर्स्ट इज अल्फा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी, ओमेगा टेक्सोनॉमी एंड द लास्ट इज गामा टेक्सोनॉमी. यू कैन सी इसके अंदर डेल्टा टेक्सोनॉमी नहीं है और ना ही डेल्टा टेक्सोनॉमी होती है. इस पॉइंट को ध्यान रखना, बिकॉज कई बार अगर आप जैसे किसी नीट का एग्ज़ाम देते हो, आप AIPMT देते हो, तो वहाँ पे MCQs आते हैं और उन MCQs में ये पूछा जाता है कि विच वन ऑफ दीज डू नॉट बिलोंग टू द लेवल ऑफ टेक्सोनॉमी. उसमें आपको ये सारी टेक्सोनॉमी दी जाएगी, अल्फा, बीटा, ओमेगा एंड डेल्टा. बिकॉज कहीं पे आपको ओमेगा पढ़ने को मिलता है, कहीं पे नहीं मिलता. तो ओमेगा से अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ओमेगा टेक्सोनॉमी पे टिक कर देते हैं, जबकि ओमेगा टेक्सोनॉमी इज ऑल्सो अ लेवल ऑफ टेक्सोनॉमी, बट डेल्टा टेक्सोनॉमी वहाँ पे गलत होता है. यानी कि डेल्टा टेक्सोनॉमी जो है वो कोई लेवल नहीं है टेक्सोनॉमी का. नाउ व्हाट अबाउट द अल्फा टेक्सोनॉमी. अल्फा टेक्सोनॉमी क्या होती है. अल्फा टेक्सोनॉमी का मतलब है टू आइडेंटिफाई एंड नेम द स्पीशीज़. यानी हमने स्पीशीज़ को देखा, फाइंड करा. अगर हम एरिया में कहीं भी जाते हैं, पहले क्या होता था, कहीं भी जो भी बायोडाइवर्सिटी के अंदर काम करते थे, वाइल्ड लाइफ में काम करते थे, तो वो जगह जगह पे जाते थे. जगह जगह पे उनको डिफरेंट स्पीशीज़ मिलते थे, वो उनको देखते थे. दे ट्राई टू स्टडी देयर एक्सटर्नल फीचर्स. वो उनके एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर को स्टडी करने का ट्राई करते थे एंड दे गिव देम अ नेम. तो अल्फा टेक्सोनॉमी जो है सारे लेवल में से ये फर्स्ट स्टेप होता है टेक्सोनॉमी का. दैट्स वाई इट इज़ कम ऑन द 1 नंबर, दैट इज़ अल्फा टेक्सोनॉमी. और इस टेक्सोनॉमी में क्या करा जाता है, अगर आपको कोई भी एक अननोन स्पीशीज़ मिल रहा है, उस स्पीशीज़ को हमने फाइंड करा, उसको हमने नाम दिया एंड उसका हमने एक्सटर्नल फीचर या एक्सटर्नल कैरेक्टर स्टडी करा, उसके बाद हम उसको क्लासीफाई के लिए भेजते हैं. तो बीटा टेक्सोनॉमी के अंदर आता है क्लासीफाइंग एंड अरेंजिंग द ऑर्गेनिज्म.
बीटा टेक्सोनॉमी में क्या है, जितने भी आपके पास आइडेंटिफाइड ग्रुप्स थे, क्लासेस थे, उसमें आपने फाइनली अब उस स्पीशीज को जिसको भी हमने आइडेंटिफाई करा था अल्फा टेक्सोनॉमी के थ्रू, उसके अब बीटा टेक्सोनॉमी के थ्रू हम उसको क्या कर देंगे, एक ग्रुप में असाइन कर देंगे या एक ग्रुप में हम उसको डाल देंगे टेक्सोनॉमिकल ग्रुप्स में. देन नेक्स्ट इज ओमेगा टेक्सोनॉमी. ओमेगा टेक्सोनॉमी इज फॉर द जेनेटिकली और साइटोलॉजिकल स्टडीज होती है यहाँ पे, यानी कि जो जिस भी ऑर्गेनिज्म का, जिस भी स्पीशीज का क्लासिफिकेशन करा था, अब उस स्पीशीज की सिर्फ हम एक्सटर्नल फीचर्स ही नहीं पढ़ते हैं. ओमेगा टेक्सोनॉमी के अंदर हम उसके जेनेटिकल फीचर्स भी पढ़ेंगे और हम उसके साइटोलॉजिकल यानी सेल रिलेटेड फीचर्स भी सारे स्टडी कर लेते हैं. उसके बेसिस पे भी फिर उसको हम क्लासिफिकेशन में डालेंगे. नेक्स्ट इज गामा, जिसके अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताया जाता है, यानी अगर कोई भी दो स्पीशीज जिनका जीन भी सेम आ रहा है, साइटोलॉजिकल स्टडी, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स सेम आ रहे हैं, तो फिर वो जाते हैं किसके लिए, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के लिए जाते हैं. या फिर हम कह सकते हैं कि जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है उसका करेक्शन होता है विद द अदर स्पीशीज, यानी उसी ग्रुप के दूसरे स्पीशीज से एक स्पीशीज को कंपेयर किया जाता है. Okay, so this was all about the level of taxonomy. Now next is principle of taxonomy. अब जब हम principle of taxonomy की बात करते हैं, यही चीज़ आपके सिलेबस में है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर हम बीएससी के लेवल पे पढ़ रहे हैं तो यही आपके सिलेबस में है और इसी पे क्वेश्चन आता है, राइट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द टेक्सोनॉमी या एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी. तो अगर किसी भी चीज़ का हमको प्रिंसिपल पढ़ना है तो प्रिंसिपल पढ़ने के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि उसका एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमें टेक्सोनॉमी करनी है. तो सबसे पहले हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि टेक्सोनॉमी क्या है, जो अभी अपन ने पढ़ लिया. टेक्सोनॉमी कहाँ से इवॉल्व हुई, टेक्सोनॉमी को फर्स्टली किसने प्रपोज करा, उसके लेवल्स क्या है और क्यों हमें टेक्सोनॉमी करनी है, ये चीज़ अभी अपन ने पढ़ ली. नेक्स्ट विल बी स्टडिंग अबाउट सिस्टमैटिक्स, जो कि टेक्सोनॉमी के बाद आया, कि यानी टेक्सोनॉमी के थ्रू तो क्लासिफिकेशन करना ही करना है, साथ ही साथ हमें सिस्टमैटिक्स भी देखने हैं, सिस्टमैटिक्स के साथ साथ भी करना है. तो टेक्सोनॉमी इज व्हाट, टेक्सोनॉमी इज द नेमिंग एंड क्लासिफाइंग द स्पीशीज on the basis of observable characters. Systematics is classifying and arranging the species on the basis of evolutionary relationship. Next is International Code of Nomenclature. Now in this, rules are given for writing the scientific name and also giving a particular name to an organism in order to identify easily all over the world, or we can say all over the यूनिवर्स. यानी ये इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर जो होता है ICN, ये हम क्यों पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी में, बिकॉज जो हम कहते हैं कि हमें ऑर्गेनिज्म को नेम देना है, स्पीशीज़ को नेमिंग करनी है, तो नेमिंग हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स विच आर गिवन इन दिस थर्ड पॉइंट, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर. इसके रूल्स भी अभी अपन पढ़ेंगे, व्हाट आर द रूल्स. नेक्स्ट इज टेक्सोनॉमी इज DINC. अब ये DINC क्या है, D stands for the description, I is for identification, N is for nomenclature and C is for classification. बिना description, identification, nomenclature and classification के taxonomy is nothing. टेक्सोनॉमी जो साइंस है ना, वो इन्हीं दो चीज़ों पे, ये जो 5 चीज़ें अभी अपन ने देखी ना, 5 टॉपिक्स देखे, इन्हीं पे डिपेंड करती है. सबसे पहली चीज़ टेक्सोनॉमी खुद क्या होती है. सेकंड चीज़ व्हाट इज सिस्टमैटिक्स, और सिस्टमैटिक्स टेक्सोनॉमी से क्यों रिलेटेड है, क्यों हम सिस्टमैटिक्स को टेक्सोनॉमी में पढ़ते हैं. थर्ड बात आती है ICN क्या है, ICN को हमने क्यों टेक्सोनॉमी के प्रिंसिपल में डाला. ओके और फिर फोर्थ चीज़ आपको दिख ही रहा है डिंक, दैट इज डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. नाउ लेट्स सी, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाय वन. First is D for description. So D for description says what?
किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन यानी उसके फीचर्स देखना या उसके कैरेक्टर्स देखना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स देखना, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओरिजिन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज़ कि उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का ओरिजिन कहाँ से हुआ, या अगर वो किसी और स्पीशीज़ के साथ अगर इंटरेक्शन शो कर रहा है, जैसे कि सिम्बायोटिक होता है, रिलेशनशिप शो करते हैं, पैरासिटिक नेचर के होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं, तो अगर वो किसी अदर स्पीशीज़ के साथ इंटरेक्शन शो कर रहा है या एनवायरनमेंट के साथ अगर वो इंटरेक्शन शो कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें अपन डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। किसी एक स्पीशीज़ की बात कर रही हूँ मैं, अपन की किसी एक स्पीशीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं जब हम उनको क्लासिफिकेशन के लिए डालते हैं तब। नेक्स्ट इज व्हाट आई फॉर आइडेंटिफिकेशन। नाउ इसमें क्या होता है कि अब हमने डिस्क्रिप्शन देख लिया, एक्सटर्नल फीचर देख लिए, इंटरनल फीचर्स देख लिए, कमिंग ऑन टू द आइडेंटिफिकेशन। अब हमें इनको आइडेंटिफाई करना है ऑर्गेनिजम्स को, सो दैट इन ऑर्गेनिजम्स को हम एक रिकॉग्नाइज टैक्सन के अंदर डाल सकें, या हम कह सकते हैं कि एक रिकॉग्नाइज ग्रुप के अंदर हम इनको डाल सकें। ओके तो जैसे आइडेंटिफिकेशन इज व्हाट, इट इज द आइडेंटिफाई द स्पीशीज नेम विद देयर कैरेक्टर्स। उनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हम उनके स्पीशीज का नाम ढूंढते हैं। अगर कभी ऐसा होता है कि आइडेंटिफिकेशन सबसे ज़्यादा काम कहाँ पर आता है, जब मान लो कोई अगर एक न्यू ऑर्गेनिज्म हमें मिला या कोई एक न्यू स्पीशीज़ हमें मिली, तो वो स्पीशीज़ को हम पहले देखेंगे, उसके एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे, हम उसके बारे में सब कुछ देखेंगे। अब हम जो भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पहले से बनी हुई है जिन भी स्पीशीज़ की, उन स्पीशीज़ की कैटेगरीज को हम देखेंगे, उनके फीचर्स को पढ़ेंगे। अगर वो आपस में कहीं मिल रहे होंगे तब फिर हम वो जो नई स्पीशीज़ मिली हैं उनको भी उस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में डाल देंगे जहां पर पुरानी स्पीशीज डली हुई हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन मेजरिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ सर्टेन एरिया। कि आइडेंटिफिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन आई थिंक यू ऑल मस्ट अंडरस्टूड कि आइडेंटिफिकेशन होता क्या है। लाइक जैसे अगर मान लो कोई ड्राइवर है तो उसकी आइडेंटिटी क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस से उसकी आइडेंटिटी पता चलेगी। अगर मान लो कोई 12th क्लास का स्टूडेंट है, अब वो 12th क्लास का जो स्टूडेंट है वो साइंस में है, कॉमर्स में है, आर्ट्स में है, किस में नहीं है, ये आइडेंटिटी उसकी किससे पता चलेगी, उसके आईडी कार्ड से। वाई आईडी कार्ड से पता चली, क्योंकि आईडी कार्ड में उसका रोल नंबर होगा, उसका स्कूल का नेम होगा, प्लस वो कौन से स्ट्रीम में है, ही और शी इज इन अ साइंस और इन अ कॉमर्स और इन अ आर्ट्स, कौन से स्ट्रीम में है, ठीक है। अब अभिषेक नाम का बच्चा है 12th में, अब अभिषेक नाम के मान लो तीनों सब्जेक्ट में अगर अभिषेक नाम के बच्चे हैं, तो अभिषेक नाम की आइडेंटिटी आप कैसे पता करोगे, विद द हेल्प ऑफ हिज और हर आइडेंटिटी कार्ड। उसके आइडेंटिटी कार्ड से आपको पता चलेगा कि वो कौन से स्कूल का है, कौन सी क्लास का है और उसका सब्जेक्ट स्ट्रीम क्या है। तो इससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सिमिलर चीज़ें ऑर्गेनिजम्स के साथ में होती हैं, स्पीशीज़ के साथ में होती हैं। स्पीशीज़ के साथ में भी यही होता है, हम उनको एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, उनके जेनेटिकल साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे या उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे हम उनको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। बायोडाइवर्सिटी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको सेकेंड पॉइंट दिख रहा है, तो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था जब अपन टेक्सोनॉमी पढ़ रहे थे कि जो जूलॉजिस्ट है, मान लो अगर वो बायोडाइवर्सिटी में कहीं भी, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि ये जो इतना सारा प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वायरसेस हैं, ये पूरी क्या है, हमारी बायोडाइवर्सिटी है। अगर यहाँ पे कहीं भी हमको एक नया वायरस मिलता है, एक नया प्लांट मिलता है, एक नया एनिमल मिलता है, तो हम उसको कैसे पता लगाते हैं कि ये नया है, ये नया मिला है या फिर ये पुराने से ही इवोल्यूएट होके आया है, इवोल्यूशन होके आया है। ये हम कैसे पता लगाएंगे कि हम उसके एक्सटर्नल फीचर्स को पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, और जो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक जो टेक्सोनॉमिक हायरार्की कैटेगरीज में पहले से डले हुए हैं उनको हम पढ़ेंगे। दोनों को मैच करके देखेंगे। अगर जो नई स्पीशीज़ मिली है उसका कैरेक्टर किसी और स्पीशीज़ से नहीं मिलता तो वो न्यू स्पीशीज़ है, और अगर उसका कैरेक्टर्स या उसके फीचर्स जो हैं दूसरी स्पीशीज़ से मिलते हैं तो उनको जिस भी स्पीशीज़ के, जिस भी ग्रुप की स्पीशीज़ से मिलते हैं, हम उनको उस फॉलोइंग ग्रुप में डाल देंगे,
ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन जो है वो बायोडाइवर्सिटी के मेजरिंग में भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये किस ग्रुप का एनिमल है, तब तक हम कैसे पता लगेंगे कि बायोडाइवर्सिटी में हमारे पास कितने एनिमल्स हैं। इसीलिए तो मेजरिंग में भी इम्पॉर्टेंट है और किसी भी न्यू स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट। Now next is N for nomenclature. Nomenclature का जो खुद का मतलब है ना, वही क्या होता है, गिविंग नेम्स, किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर स्पीशीज को नेम देना। नॉमनक्लेचर जो है वो खुद भी एक ग्रीक वर्ड है और वो किसके बेसिस पे आया है, नेमिंग के बेसिस पे, कि हम किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज को नेम दे देंगे। कैसा नेम देते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं। वी विल नॉट गिव द कॉमन नेम, वी विल ऑलवेज गिव द साइंटिफिक नेम। हमने कैसा नेम दिया, साइंटिफिक नेम दिया, ठीक है। तो हम कैसा नेम देंगे, इसको साइंटिफिक नेम देंगे। अकॉर्डिंग टू नॉमनक्लेचर किसी भी स्पीशीज को अपन नेम दे सकते हैं इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज देम इजीली ऑल ओवर द वर्ल्ड। और हम नेम क्यों देते हैं, ताकि हम उनको इजीली रिकॉग्नाइज कर लें। ओके नाउ अब आपके स्क्रीन पे ये सामने एक एग्जाम्पल है एंड दिस इज़ अ वेरी बेस्ट एग्जाम्पल। इसमें हम हिंदी में कोई भी अगर मान लो कोई इलिटरेट बंदा है, ठीक है, तो वो हिंदी में ही बोलते हैं। अपने यहाँ इंडिया में हिंदी भी ही चलती है, तो वो हिंदी में बोलेंगे तो बिल्ली दिखेगी तो वो कैसे बोलेंगे, बिल्ली है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट लिटरेट है तो वो क्या बोलेगा, कैट है इन इंग्लिश। स्वदेशी में उसको क्या बोलते हैं, कैट बोलते हैं। जर्मन में कैट्स बोलते हैं। स्पेनिश में गैटो बोलते हैं, ठीक है। तो इतने सारे अलग अलग नाम हैं, यानी कि अब मैं जर्मनी जाऊँ तो वहाँ पर जर्मन भाषा चलती है, तो वहाँ पर मैं बिल्ली या कैट नहीं बोल सकती, क्योंकि वहाँ लोगों को समझ ही नहीं आएगा। मुझे क्या बोलना पड़ेगा, कैट्स बोलना पड़ेगा। स्पेनिश अगर मैं जाती हूँ, स्पेनिश भाषा जहाँ चलती है वहाँ अगर मैं जाती हूँ तो वहाँ मुझे बिल्ली को गैटो बोलना पड़ेगा। तो अलग अलग हो गई। इसीलिए हम नॉमनक्लेचर के थ्रू क्या देते हैं, एक नेम देते हैं एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज व्हाट, साइंटिफिक नेम। और अगर अपन कैट का साइंटिफिक नेम देखें तो फेलिस कैटस होता है। तो ये फेलिस कैटस एक ऐसा नाम है, इसको आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी बोल लो, सामने वाला जो पर्सन है वो समझ जाता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। से फॉर एग्जांपल अगर अपन लायन की बात करें तो लायन का नाम क्या होता है, पैंथरा लियो। टाइगर का नाम क्या होता है, पैंथरा टाइग्रिस। तो इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के या अलग अलग स्पीशीज़ के अलग अलग नेम्स होते हैं और वो ऑन द बेसिस ऑफ नॉमनक्लेचर होते हैं। अभी अपन नॉमनक्लेचर के रूल्स भी पढ़ेंगे जो आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे, बट स्टिल वी हैव टू स्टडी। तो अभी अपन पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि हमने ये जो नेमिंग करी है, नेमिंग भी किसके अकॉर्डिंग करी है, और जब हम नाम लिखते हैं साइंटिफिक नेम्स को तो हम कैसे लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द बाइनोमियल नॉमनक्लेचर। अभी अपन ने नॉमनक्लेचर पढ़ा, व्हाट वी हैव स्टडीड द डी फॉर डिस्क्रिप्शन, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड एन फॉर नॉमनक्लेचर। इन दैट नॉमनक्लेचर ये एक पार्ट है छोटा सा विच इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नॉमनक्लेचर। नाउ व्हाट इज दिस बाइनोमियल नॉमनक्लेचर, दिस वाज प्रपोज्ड बाय द कैरोलस लिनियस एंड इट मीन्स नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म। नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म तो कहाँ से आया है, नॉमनक्लेचर से आया है। बट बायनोमियल का मतलब क्या होता है, बाय मीन्स टू, नॉमियल मीन्स नाम देना, तो दो नाम देना, यानी टू नेम्स, गिविंग टू नेम्स। किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम दो नेम देंगे, वन इज द जीनस नेम एंड वन इज द स्पेसिफिक नेम। So organisms are named in two parts. One is the genus name जिसको हम generic name भी बोलते हैं and one is the species name जिसको अपन specific name बोलते हैं। Now अब जीनस नेम जो होता है ना वो किसी भी 1, 2, 3, 5 स्पीशीज़ का सेम हो सकता है। जैसे अगर अपन लॉयन और टाइगर की बात करें तो लॉयन और टाइगर का अगर जीनस नेम देखें तो उसका जीनस नेम क्या है, पैंथरा। बट उसको अलग अलग किसने बताया, स्पीशीज़ ने। तो जो स्पीशीज़ होती है ना वो सबसे बेसिक और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी, टेक्सोनॉमी की। और स्पीशीज़ ही एक ऐसी यूनिट होती है जो कि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिस्टिंक्ट करती है या फिर सेपरेट करती है, वी कैन से। ओके, जैसे अगर उसने लॉयन को क्या बोला, लियो, और टाइगर को क्या बोला, टाइग्रिस। उसने दिया साइंटिफिक नेम ही बट दोनों को अलग अलग दे दिया, बट उनका जीनस नेम तो सेम था। जीनस नेम से हम उनको पता नहीं लगा सकते थे कि वो दोनों ऑर्गेनिज्म क्या है, अलग अलग हैं।
So binomial nomenclature means giving two types of name. One is the generic name or the genus name and another one is the specific or the species name. ये specific name जो है ना, ये character decide नहीं करता किसी भी organism का, but genus name हम क्यों देते हैं? क्योंकि genus name ही character decide करता है. अगर आप पैंथरा के बारे में पढ़ोगे तो पैंथरा का क्या mode of nutrition होता है, क्या उनका living habitat होता है, क्या उनके एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. बट अगर आप स्पीशीज़ टाइग्रेस और लियो के बारे में डाल के देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा. ऑब्वियसली गूगल विल टेल यू अबाउट द टाइगर एंड द लॉयन, बट वैसे आई एम टेलिंग यू दैट किसी भी बुक में आपको टाइग्रेस या लियो या कैटस के बारे में नहीं मिलेगा, बट फैलीस और जो इनके जीनस नेम होते हैं उनके बारे में आपको उसके कैरेक्टर्स का पता चलता है. नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल. अब लेट्स सी द एग्जाम्पल कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कैसे नेम्स दिए जाते हैं. तो टाइगर का पैंथरा टाइग्रिस, लायन का पैंथरा लियो, मैन इज होमो सेपियंस. नाउ द फर्स्ट नेम इज व्हाट, द जीनस नेम, एंड द सेकेंड नेम इज द स्पीशीज नेम. ऑलवेज ध्यान रखना ये चीज़ कि पहला नाम हमेशा हमेशा जीनस नेम होता है. येस, इट इज़ वेरी वेरी कंपल्सरी दैट फर्स्ट नेम इज ऑलवेज द जीनस नेम एंड द सेकेंड नेम इज ऑलवेज द स्पेसिफिक नेम. नाउ नेक्स्ट इज द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर. अब अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट द रूल्स ऑफ द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो भी सेम आंसर होगा. और अगर क्वेश्चन आता है राइट द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, तो भी सेम आंसर आपने लिखना है. ओके, सो कमिंग ऑन टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, व्हाट कैन बी द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर. फर्स्ट इज ईच स्पीशीज हैज़ देयर साइंटिफिक नेम एज बाइनोमियल. यानी हर एक स्पीशीज़ का जो साइंटिफिक नेम होना चाहिए वो बाइनोमियल होना चाहिए, यानी टू नेम्स होने चाहिए, जिसमें फर्स्ट नेम इज़ जेनेरिक नेम एंड द सेकेंड नेम इज़ द स्पेसिफिक नेम. जेनेरिक नेम इसमें आगे आई हैवंट रिटन, बट आगे आप लोगों को सबको पता है कि जो जेनेरिक नेम है वो उसके कैरेक्टर्स शो करता है और जो स्पेसिफिक नेम है वो उसको स्पेसिफिसिटी देता है, या हम कह सकते हैं उसको एक यूनिकनेस देता है. नेक्स्ट इज द साइंटिफिक नेम जो होते हैं इज इन लैटिन, क्योंकि वो लैटिन के होते हैं, इसीलिए हम उनको अगर प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक्स में होंगे. यानी अगर आप उसको टाइप कर रहे हो, प्रिंट करवा रहे हो, तो आप इटैलिक्स में, कंप्यूटराइज्ड अगर आप लिख रहे हो उसको तो इटैलिक्स में लिखोगे. एंड इफ़ यू आर राइटिंग विथ योर हैंड, अगर हम हैंड रिटन उनको लिख रहे हैं तो हम सेपरेटली जीनस नेम के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे और स्पीशीज़ के नेम के नीचे अंडरलाइन, दोनों नेम्स के नीचे सेपरेट अंडरलाइन जाएगी. नेक्स्ट इज द जीनस नेम जो होता है दैट ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, बट द स्पेसिफिक नेम नेवर एवर स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. वो हमेशा रनिंग लेटर में ही रहता है और स्मॉल लेटर्स में ही रहता है. Next is scientist who first described and first identified the species should be abbreviated and written after the species name in brackets. This is a very very important point. जिस भी साइंटिस्ट ने उसको सबसे पहले देखा है, आइडेंटिफाई करा है, या उसके बारे में डिस्क्राइब करा है, या उसको किसी टेक्सोनॉमिक हायरार्की में क्लासीफाई करा है, उस साइंटिस्ट का नाम भी ये साइंटिफिक, इनका जो ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम होता है उनके पीछे लगता है. से फॉर एग्जांपल अगर आई वुड से कि होमो सेपियंस जो थे उनको कैरोलस लिनियस ने आइडेंटिफाई करा था फर्स्ट टाइम, तो हम होमो सेपियंस लिखेंगे. अगर आप लिख रहे हो उसको तो सेपरेटली दोनों में अंडरलाइन कर लो, अगर आप टाइप कर रहे हो तो इटैलिक्स में लिख लो. ठीक है, बाद में कैरोलस लिनियस का भी जो सेकेंड नेम है लिनियस नाम आएगा, जिसको अपन बोलते हैं कि एक तरह से सर नेम बोलते हैं अपन उसको, तो लिनियस आएगा. और वो लिनियस का भी सिर्फ एल आता है, कहीं कहीं पे आपको बुक्स में लिखा मिलेगा एल, या फिर किसी किसी बुक्स में वो एल भी नहीं, उसका हाफ सरनेम लिखा होता है, लाइक LINN. ठीक है, तो एल लिख के भी आगे डॉट लगाओ और उसको ब्रैकेट में लिखो. तो ये एक तरीका होता है कि जिस भी साइंटिस्ट ने उसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब करा है, किसी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करा है, तो उसका जो एब्रीवेशन है, उसके नाम का जो एब्रीवेशन है, वो भी हम आगे ब्रैकेट में डाल देते हैं स्पीशीज़ के नेम के आगे. पहले जीनस का नाम आएगा, फिर स्पीशीज़ का नाम आएगा, देन ब्रैकेट में उस साइंटिस्ट का नेम आता है. Now next is what classification. So classification में what we study grouping or the arrangement of the taxonomic
कैटेगरीज। सो क्लासिफिकेशन क्या होता है, ग्रुपिंग हो गया या फिर अरेंजिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू अ वेरियस डिवीजन अकॉर्डिंग टू द स्टैब्लिश क्राइटेरिया। यानी कि आपने जो भी क्राइटेरिया सेट करा हुआ है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, क्राइटेरिया कैसे कि भाई मैंने ये बोला कि जितने भी यूकैरियोटिक एनिमल हैं वो इधर आ जाए, प्रोकैरियोटिक एनिमल इधर आ जाए। तो एनिमल खुद तो ना समझता है मैं यूकैरियोटिक हूँ प्रोकैरियोटिक हूँ, तो ये सारा काम कौन करेगा, ऑब्वियसली साइंटिस्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट यूकैरियोटिक एनिमल्स को एक अलग क्राइटेरिया में रख देते हैं, प्रोकैरियोट्स को एक अलग क्राइटेरिया में रख देते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर वहाँ पर ग्रुपिंग हो जाती है, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो जाता है इन द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जितनी भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है लाइक किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इन सब के अकॉर्डिंग उस ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग अरेंजिंग हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज द हायरार्कियल कैटेगरीज। अब ये वो हायरार्कियल कैटेगरीज हैं या ये वो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जिसकी अपन अभी इतनी देर से बातें कर रहे हैं कि वो क्लासीफाई होकर उन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में चले जाते हैं। किन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में चले जाते हैं, क्या हैं वो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो ये वो हायरार्कियल कैटेगरीज हैं। ठीक है, देखते हैं अपन क्या है। इट वॉज फर्स्ट गिवन बाय द कैरोलस लिनियस इन 1953। देन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर पुट इन द वेरियस हायरार्की। ये जो अभी अपन पढ़ेंगे वो हायरार्कियल कैटेगरीज हैं या हम इसको हायरार्की भी बोलते हैं। तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग हायरार्की में रख दिया गया। देन देयर आर 7 टेक्सा इन द एनिमल क्लासिफिकेशन। अभी मैंने आपको बोला टेक्सा यानी ग्रुप्स। मैंने जब टेक्सोनॉमी स्टार्ट करी थी तभी आपको बोल दिया था कि अभी आगे जब अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको कई बार टेक्सॉन और टेक्सा देखने को मिलेगा। टेक्सॉन तो नहीं आया अभी तक बट टेक्सा आ गया। सो व्हाट इज टेक्सा? टेक्सा यानी किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को जब आप किसी एक ग्रुप में डालते हो तो दैट इज कॉल्ड एज टेक्सा। अब वो ग्रुप्स क्या होते हैं, वो 7 टेक्सा क्या हैं, अभी अपन देखते हैं। दे आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज़। यानी कि ये जो टेक्सा होते हैं, 7 टेक्सा हैं, 7 ग्रुप्स हैं या 7 हायरार्की हैं, उनको हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है फ्रॉम किंगडम टू दी स्पीशीज़। नाउ लेट्स सी वन बाय वन। सो द फर्स्ट इज व्हाट? किंगडम। अब ये जो किंगडम होता है ना, ये हाईएस्ट कैटेगरी होती है टेक्सोनॉमी के अंदर या हायरार्कियल कैटेगरीज जो होते हैं उनके अंदर हाईएस्ट कैटेगरी होती है, ये सबसे ऊंची कैटेगरी होती है। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, दे हैव अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट कॉमन कैरेक्टर्स। यानी इनके पास एक सेपरेट होने के अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत अच्छे सेपरेटेबल कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले जब ऑर्गेनिज्म को सेपरेट किया जाता है तो सबसे पहले उनका किंगडम डिसाइड होता है कि ये किस किंगडम में आएंगे। किंगडम क्या हो सकते हैं, जो अपन ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े थे वही सारे किंगडम है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, those all are kingdom. Next is what? फाइलम। अब ये फाइलम क्या होता है, अब जितनी भी रिलेटेड क्लासेस हैं, फाइलम के बाद क्या आता है, क्लासेस आएंगी। ठीक है, तो जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी क्लासेस सेम है उनको सबको काई में रखा जाता है, सेम फाइलम्स के अंदर रखा जाता है। से फॉर अगर अपन एग्जाम्पल लें तो जैसे कॉर्डेटा फाइलम है, कॉर्डेटा इज अ टाइप ऑफ फाइलम। कॉर्डेटा फाइलम क्यों है और ये किस किंगडम के अंदर आता है? इट कम्स अंडर द एनिमेलिया। एनिमेलिया किंगडम के अंदर आता है कॉर्डेटा फाइलम। और कॉर्डेटा की सेवरल क्लासेस होती हैं इफ़ यू स्टडीड, कि क्लास एवीज हो गई, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये सारी कॉर्डेटा की क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो ये सारी कॉर्डेटा की ये सारी क्लासेस जो हैं वो किस फाइलम के अंदर आई? कॉर्डेटा के अंदर। और कॉर्डेटा किस किंगडम का है? एनिमेलिया किंगडम का। तो जो एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी वही सब कॉर्डेटा के हैं, कॉर्डेटा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही सारी उन क्लासेस के मेंबर्स के हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? क्लास। अब क्लास के बाद क्या आता है? ऑर्डर आता है। तो जितने जो भी ऑर्गेनिज्म जिनका सेम ऑर्डर है उनको सेम क्लासेस में रखा गया है। जैसे कि अगर अपन एग्जांपल देखें तो जो मेमेलिया क्लास होती है, ये मेमेलिया क्लास किसकी है? कॉर्डेटा की। तो जो मेमेलिया क्लास होती है इसके 2 ऑर्डर्स होते हैं, कार्निवोरा एंड प्राइमेट्स, बट इनको रखा किस में गया है? मेमेलिया क्लास में, क्योंकि ये होते मैमल्स ही हैं बट फिर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, कार्निवोरा एंड प्राइमेट्स। नेक्स्ट इज व्हाट? ऑर्डर। ऑर्डर के साथ क्या है कि ऑर्डर के बाद आती है फैमिली।
तो जो भी ऑर्गेनिज्म सेम फैमिली के हैं उनको सेम ऑर्डर में रखा गया है। जैसे कि अगर कार्निवोरा ऑर्डर है तो उस कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर क्या क्या फैमिली आएगी, फिलेडिया भी आएगा और कैनेडिया भी आएगा, दो फैमिलीज आएंगी। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, फैमिली। अब फैमिली के अंदर आता है जो भी रिलेटेड जेनरा के हैं, यानी सेम जेनरा के हैं, उन सबको एक ही फैमिली में रखा गया। जैसे कि अगर अपन जेनरा का एग्जांपल लें तो पैंथरा और फेलिस, जो भी अपन ने देखा पैंथरा लियो और फेलिस कैटस, तो पैंथरा और फेलिस ये सेम स्पीशीज सेम जीनस है, इसीलिए इनको सेम फैमिली में रखा गया। नेक्स्ट इज व्हाट, योर जीनस। जीनस में होता है जो भी स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती हैं उनको सेम जीनस में रखा जाता है। जैसे कि अपन कह सकते हैं पैंथरा लियो एंड पैंथरा टाइग्रिस, दोनों को सेम जीनस में रखा गया। Now last comes your species and this is a very specific one। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जो उसके साथ सेम है तो इसको सेम ग्रुप में रख दिया गया, ऐसा नहीं होता। स्पीशीज़ जो होती है ना, स्पेसिफिक नेम जो उसको दिया जाएगा, उस स्पेसिफिक नेम से ही हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग अलग कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अपन दो एग्जाम्पल पढ़े अपन ने जो कि सेम जीनस के थे, वन वॉज पैंथरा लियो एंड वन वॉज द पैंथरा टाइग्रिस। दोनों ही, एक लॉयन है एक टाइगर है, दोनों के जीनस सेम है। मैंने आपको क्या बोला कि जीनस सेम है, यानी हम उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये सारी चीज़ें उसकी सेम होंगी। 6 थिंग्स जो हैं वो उसके सेम होंगी 6 टेक्सा के अंदर, बट स्पीशीज़ में जाकर वो अलग अलग हो गए। स्पेसिफिक नेम जो है ना उनका, वो अलग अलग हो गया। और वही स्पेसिफिक नेम सिर्फ ये चीज़ शो करता है कि ये दो जो स्पीशीज़ है ना, ये आपस में रिलेटेड नहीं है। ये रिलेटेड होंगी बट ये अलग अलग हैं। ये मे भी रिलेटेड हो सकती हैं, जैसे टाइगर और लॉयन एक ही तरीके के जानवर हैं बट ये अलग अलग हैं। ओके, one is a tiger and one is a lion. Now kingdom is the highest category of all those 7 taxa, और जो species होता है वो lowest category होती है। तो इसीलिए हमने बोलते हैं कि इनको हमेशा descending order में रखा गया है। ये जो आपको groups दिख रहे हैं, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species, ये सब टेक्सा हैं। टेक्सा किंगडम, टेक्सा फाइलम, यानी ग्रुप किंगडम, ग्रुप फाइलम। व्हाट इज अ टेक्सा? टेक्सा यानी किसी भी स्पीशीज को जब हम एक प्रॉपर ग्रुपिंग करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टेक्सा। So this was all given by the Carolus Linnaeus. Now next is what, systematics, and this is a very very important topic after the taxonomy, and this comprises in the प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी ऑल्सो। प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी के अंदर भी ये आता है सिस्टमैटिक। नाउ व्हाट इज सिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक इज द वन विच शोज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अभी हमने ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे अलग अलग तो कर दिया, बट अब हम उसको सिस्टमैटिक्स के बेसिस पे अलग करेंगे, दैट इज़ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे। अभी अपन आगे एक लेक्चर लेंगे और उस लेक्चर का नाम होगा आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। उसके अंदर मैंने पूरा अच्छे से क्लासिफिकेशन का बताया है। तो उसमें क्लासिफिकेशन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो उसमें आपको पता चलेगा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आया जिसके के अंदर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासीफाई करा गया ऑर्गेनिज्म को, पर उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। वाई? क्योंकि एक्सटर्नल बेसिस के ऊपर हम ज़्यादा क्लासीफाई, ज़्यादा डीपली उसको क्लासीफाई नहीं कर सकते, इसीलिए फिर नेचुरल आया जिसके अंदर, और फाइलोजेनेटिक आया जिसके अंदर हमने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे उसको क्लासीफाई करा। सिमिलर चीज़ टेक्सोनॉमी के साथ है। टेक्सोनॉमी आई, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के हिसाब से उसका नाम रख दो, उसको आइडेंटिफाई कर दो, उसको डिस्क्राइब कर दो। देन केम सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स ने बोला कि नहीं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वी विल ऑल्सो क्लासीफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक्स। जो वर्ड है दिस इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज कॉल्ड सिस्टमा एंड इट मीन्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। Then Carolus Linnaeus was the one who given this सिस्टमैटिक नेम। इन्होंने ये सिस्टमैटिक नेम जो है वो कैरोलस लिनियस ने ही दिया था, और अपनी किस बुक के थ्रू इन्होंने दिया था? सिस्टमा नेचुरा के अंदर दिया था। इस सिस्टमा नेचुरा के अंदर इन्होंने पूरा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन
इन सारी चीज़ों को समझाया था। तो उसी बुक में से इन्होंने ये नाम दिया सिस्टमैटिक्स। देन नेक्स्ट इज टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में डिफरेंस क्या है। Taxonomy is the study about the living organism and their classification, but systematic is the study about the living organism with their evolutionary relationship. So always remember this thing कि taxonomy के अंदर observable characters आ रहे हैं, but systematics के अंदर evolutionary relationship आ रही है। systematics taxonomy जो है ना वो एक छोटा सा पार्ट है systematics का। Next is the International Code of Nomenclature, which is also again a very important topic. इसके अंदर क्या होता है, what is it? It is based on the principle of binomial nomenclature. Binomial nomenclature के principle पे ये based रहता है। What is a binomial nomenclature? Binomial nomenclature अपन ने अभी देखा कि उसमें हम एक रूल्स बना दिए गए। रूल्स सबसे पहली चीज़ क्या थी कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स को हम दो नेम्स देंगे। ओके, वन इज द जेनरिक नेम एंड वन इज द स्पेसिफिक नेम। देन रूल्स, उस नॉमेनक्लेचर यानी हमने नेम दिया ऑर्गेनिज्म को, बट हमने सर्टेन रूल्स बना दिए नॉमेनक्लेचर के अंदर, और उन रूल्स को देखते हुए फिर हमने किसी भी ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करी या उसको आइडेंटिफाई करा। नेक्स्ट इज व्हाट, 3 codes. There are 3 codes of the nomenclature. This is a very important thing. कौन कौन से 3 codes है? One is the International Code of Botanical Nomenclature, जिसके अंदर हम प्लांट्स को नेमिंग दे सकते हैं। वन इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसके अंदर अपन एनिमल्स की नेमिंग करते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसके अंदर अपन वायरसेस, एल्गी, फंगाई, इन सब तरीके के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, इनकी सबकी क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। So these are the 3 codes of the nomenclature. Next is what, ICZN, that is the International Code of Zoological Nomenclature. इसका aim क्या था? Its aim is to provide the stability in naming taxa and avoiding the use of the name which may causes the error or the confusion. इनका aim ये था कि ये एक stability, किसी भी organism को अगर इन्होंने name दिया है तो उसको एक stability provide करे। ऐसा नहीं, अभी अपन देखेंगे कि इसकी एक प्रिंसिपल्स होते हैं, इसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स और इसके भी कुछ एम्स होते हैं, आईसीएन के भी। उन एम्स में के अंदर भी अपन स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। तो ये एक स्टेबिलिटी, अभी आप इतना ध्यान रख दो कि आईसीजेडएन भी क्या कर रहा है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम दे रहे हैं तो वो नाम उसको ऑर्गेनिज्म को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। आगे जाके वो कोई भी कन्फ्यूजन पैदा नहीं करेगा किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के नेम के थ्रू। नेक्स्ट इज, अगर टेक्सा की अपन बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्सा? यू ऑल नो टेक्सा इज द गिविंग साइंटिफिक नेम टू अ गिवन ऑर्गेनिज्म, टू एन ऑर्गेनिज्म, और वी कैन से दैट टेक्सा इज अ ग्रुप in which we put that organism. Now the next thing is ICN जो है, ये मैंने किसी भी स्लाइड में इंक्लूड नहीं करा है, मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, ध्यान से सुनना इसको। ICN जो अभी अपन ने पढ़ा, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, उसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स और कुछ एम होता है। व्हाट इज दैट ऑब्जेक्टिव एंड द एम, कि हम क्यों करते हैं ICN, व्हाई वी आर डूइंग इट। ICN हम इसलिए करते हैं टू गिव द यूनिकनेस, टू गिव द यूनिवर्सलिटी एंड द स्टेबिलिटी। यूनिकनेस से क्या मतलब है कि एवरी स्पीशीज नेम शुड बी यूनिक। क्यों होना चाहिए यूनिक? इफ डिफरेंट नेम आर गिवन टू द डिफरेंट टेक्सन देन देयर वुड बी अ क्लियर कट डिटरमाइनिंग वैलिडिटी। अगर हर एक ऑर्गेनिज्म को मैं डिफरेंट नेम दूंगी तो डिफरेंट नेम देने से क्या होगा, हम खुद ही कंफ्यूज नहीं रहेंगे, हमारे पास एक क्लियर कट ऑप्शन रहेगा कि ठीक है पैंथरा तक ये आया, यानी कि इसके पैंथर लियो और पैंथरा टाइग्रिस के कैरेक्टर्स दोनों के सेम है, बट ये स्पीशीज दोनों अलग हैं, तो हम इनको चाह के भी सेम ग्रुप में नहीं डाल सकते। हमने सेम ग्रुप में इतना ही डाला कि ये दोनों स्पीशीज के कैरेक्टर्स सेम है, इनके हर हैबिटेट सेम है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम है, इनका मोड ऑफ एक्शन सेम है, बट ये स्पीशीज अलग अलग हैं। ओके, सो इनको क्या मिल गई, एक
यूनिकनेस मिल गई। अगर मैंने उनको नाम दे दिया पैंथरा लियो, तो पैंथरा लियो इज़ अ यूनिकनेस। अगर वो पैंथरा लियो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूनिवर्स चलता है, आप पैंथरा लियो कहीं पे भी नाम जाके ले दो, किसी भी सिटी में, किसी भी कंट्री में, द पीपल विल ऑलवेज अंडरस्टैंड कि येस हम लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर अपन लाइन जाकर अगर किसी को बोलते हैं तो मे भी कुछ लोगों को नहीं समझ आए कि अपन किस ऑर्गेनिज्म या किस स्पीशीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज गिविंग द यूनिकनेस। यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी मीन्स व्हाट, कि अगर साइंटिफिक नेम हमने किसी को दिया है किसी ऑर्गेनिज्म को, तो दैट शुड बी नोन टू ऑल एंड शुड बी एक्सेप्टेड इन होल ऑफ द यूनिवर्स। ऐसा नहीं कि मैंने मेरे अकॉर्डिंग कोई भी साइंटिफिक दे दिया, नो, साइंटिफिक नेम दे दिया, नो, वी हैव टू रीड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द नॉमेनक्लेचर। इसीलिए एक रूल्स बनाए गए नॉमेनक्लेचर के, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम साइंटिफिक नेम दे सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को। और ऐसा नेम देना चाहिए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल सके, जो ऑल ओवर द यूनिवर्स चल सके या एक्सेप्टेड हो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज व्हाट, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में क्या होता है, इट इज़ नॉट लाइक दैट वन डे आप एक बार अगर मैंने मान लो कि मंकी को देखा तो मैंने बोल दिया कि मंकी आ गया, मंकी आ गया। सेकंड टाइम जब मैंने मंकी को देखा तो मैंने बोला कैट आ गई। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, एक स्टेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम नाम दे रहे हैं तो वो एक उसका खुद का आइडेंटिटी होनी चाहिए। जैसे कि अगर अपन ह्यूमंस की बात करें तो अगर अपन ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर अपन बोले कि अभिषेक, तो अभिषेक तो बहुत सारे आ जाएंगे, तो उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं रही, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिजम्स के साथ ऐसा हम नहीं कर सकते कि हमने बोला लायन, तो लायन के अंदर टाइगर भी आ गए, कैट भी आ गई, लायन भी आ गया। इट इज़ नॉट लाइक दैट। लायन मीन्स ओनली लायन, टाइगर मीन्स ओनली टाइगर। तो इसीलिए ये जो ICN है वो क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट वन डे यू कॉल एन ऑर्गेनिज्म विथ वन नेम and the another day you call an organism with the other name. So stability should be there. तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि स्टेबिलिटी भी ज़रूरी होती है। So this was all about the taxonomy. वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि अभी जितना भी मैंने आपको बोला ना ऑब्जेक्टिव ऑफ ICN, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ ICN आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, तो गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट इज कमिंग ऑन टू द क्वेश्चंस विच हैव कम इन योर प्रीवियस ईयर इन द राजस्थान यूनिवर्सिटी। फर्स्ट इज गिव द प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी। सो अब क्लियर है आपको प्रिंसिपल में आप क्या क्या लिखोगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। थर्ड इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ ICZN। फोर्थ इज व्हाट इज टेक्सोनॉमी एंड राइट द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पिछले कुछ सालों में आए हुए हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि अब जो आपके क्वेश्चंस आए वो इनसे कुछ रिलेटेबल आ जाएं, या फिर आप इनसे ये नहीं आके कोई और क्वेश्चंस आ जाए। तो यू शुड नो कि किस तरह के क्वेश्चंस बने जाते हैं आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उनके थ्रू। Next is some practice questions. So the first question is what are the level of taxonomy, define them. Second is what is binomial system of naming organism. Then next is explain the tools of taxonomy. टूल्स में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। टूल्स में आएगा आपके प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी। जब अपन बोलते हैं कि टेक्सोनॉमी के टूल्स को एक्सप्लेन करो या उसकी टेक्निक्स को एक्सप्लेन करो या उसके मेथड्स को एक्सप्लेन करो, तो उसमें उसका पूरा प्रिंसिपल आएगा। प्रिंसिपल के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा था, अपन ने 5 चीज़ें पढ़ी। प्रिंसिपल के अंदर तो 3 ही पढ़ी थी। वन इज टेक्सोनॉमी इटसेल्फ, देन सिस्टमैटिक्स, एंड द थर्ड वन इज व्हाट, ICN, जिसे अपन बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो ये तीनों चीज़ें तो आएंगी ही, साथ में डिंक भी आएगा, दैट इज D फॉर डिस्क्रिप्शन, I फॉर आइडेंटिफिकेशन, N फॉर नॉमेनक्लेचर एंड C फॉर क्लासिफिकेशन, ओके। फोर्थ क्वेश्चन इज list all the taxonomic categories with the example. Fifth is write the difference between systematics and the taxonomy. So these all are about the questions. Now one thing is कि आप ये सारे क्वेश्चंस के प्लीज़ आंसर एक बार खुद से लिखिए, अदरवाइज आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो तो मैं अपलोड करूँगी ही क्वेश्चन एंड आंसर्स की भी, बट आप खुद से भी लिखने का इसको ट्राई करो। So this completes with our today's lecture. If you find any query regarding the today's lecture, then please let me know in the comment section below. Thank you so much to all my viewers. If you find this video helpful, then please like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the regular updates of the lecture, and also don't forget to share with your friends. Thank you so much.